हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CUET सफ़र BHU। आई एम अनिरुद्ध दुबे और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और आप CUET इवन CUET PG में आप जब GK के क्वेश्चंस जो होते हैं 25 क्वेश्चंस उनमें फेस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं कि UG के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं CUET के UG के एग्ज़ाम्स, जैसे BSc, खासकर BSc का फॉर DU एंड BHU, और उसके अलावा तो NCERT BEd और BHU BEd और DU BEd है ना। तो DU और BHU का सेम पेपर होगा, सेम सिलेबस होगा। तो इसके एंट्रेंसेस में बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष रहता है। इवन साइंस, BEd साइंस का जो एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो CUET या फिर NTA के द्वारा कंडक्ट किए गए मैक्सिमम पेपर्स में पूछे गए हैं और रिपीटेटिव हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय। आपने सुना होगा रेड टाइड्स, इससे पहले सुना होगा रेड टाइड्स या फिर एल्गल ब्लूम, है ना। तो रेड टाइड्स का मतलब क्या हो गया? टाइड्स मतलब लहर ऐसी जिसमें रेड रेड सब कुछ दिखे। तो वो कैसे दिखेगा? उसके पास कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो कि वहाँ पे होगा, है ना, जो कि रिफ्लेक्ट होगा हमको। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? तो मैं आपको हल्का सा एक इसका बैकग्राउंड देता हूँ। तो RH विटेकर ने जो हमें क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, उसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम बताए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया, है ना फ्रेंड्स। मोनेरा को हम सिंपली कह सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स, और प्रोटिस्टा को हम लोग कह सकते हैं यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। फंजाई को हम कह सकते हैं फिलामेंटस एज वेल एज यूनिसेलुलर यूकारियोटिक सेल्स विच हैविंग stored food as same as us, that is glycogen, and have cell wall of chitin. Fourth one is planti, cell wall is made up of cellulose, and last one is animalia, which belongs to us or we belongs to them, in which cell wall is absent. तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, है ना। उसमें से एक आता है अपना डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर एक एग्जाम्पल है गैनियोलेक्स, उसको पढ़ेंगे हम। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, गैनियोलेक्स। तो जब डायनोफ्लैजिलेट्स कभी कभी क्या होता है कि ओशन में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। तो जब इनको प्लैंक्टन्स कहते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो जब ये रिपीटेटिव डिवीजन करते हैं, कई एक्सेसिव डिवीजन कर लेते हैं, तो उस पूरे एरिया को, ओशन के एक स्पेसिफिक एरिया को अपने कलर में जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके कलर डिफरेंट होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। इनके पिगमेंट किसी भी कलर के हो सकते हैं, येलो, रेड, है ना। तो अक्सर जो रेड वाले होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे अपीयरेंस रेड आने लगता है, रेड टाइट्स दिखने लगती हैं। तो ये होता किसकी वजह से है? एक इनका एग्जांपल है गैनियोलेक्स, जो कि आता है डायनोफ्लैजिलेट्स में, जो कि आता है प्रोटिस्टा के अंदर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ऐसे ब्लूम्स या फिर ऐसे टाइट्स की वजह से। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देता है तो वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन्स अवेलेबल हैं जो ओशन में या उस एनवायरनमेंट में, उसको सक कर लेता है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म ने सब कुछ सक कर लिया तो बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? डेथ हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे फिशेस की डेथ हो जाती है रेड टाइट्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जहाँ पर भी बायोलॉजी या जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है ना। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स जो एंजाइम को रिलीज करें, और एंडोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स जो हार्मोन को रिलीज करें, है ना। उसके बाद एंजाइम को जो रिलीज करती हैं वो ग्लैंड्स के पास हमेशा एक डक्ट प्रेजेंट होती है और उस डक्ट के कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देती हैं, है ना। तो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है पैंक्रियाज। इसके 2 पार्ट होते हैं, है ना।
ऐसे कुछ करके ये अपना इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो इसकी जो अंदर का पार्ट होता है ये हार्मोन रिलीज़ करता है, और जो बाहर का पार्ट होता है ये एंजाइम रिलीज़ करता है। तो जो इसका बाहर का पार्ट होता है वो पैंक्रियाटिक फ्लूइड या पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत हेल्पफुल होता है ना। और जो अंदर का पार्ट है इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसके कई सारे सेल्स होती हैं इसके अंदर, अल्फ़ा, बीटा, है ना, गामा। तो उसमें से एक सेल होती है बीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज़ करती है इंसुलिन। तो उसी बीटा सेल्स में जब प्रॉब्लम हो जाती है जेनेटिक लेवल पे वो होता है, तो वो एंजाइम बनना कम होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, जो कि अपना हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शुगर हो गया, है ना। तो ये आपको याद रखना है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड बोथ जिसके अंदर होता है, वो ग्लैंड का नाम क्या है, पैंक्रियास, है ना। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कोई ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन ही है या तो सिर्फ एंडोक्राइन है, बोथ पैंक्रियाज है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया। ये आपने बहुत सुना होगा, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन, नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा पेपर और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से पता चलता है कि नन ऑफ द अबव अक्सर ऑप्शन नहीं होता है ना, ऑल ऑफ द अबव अक्सर आंसर होता है। ये एक कह सकते हैं एनालिसिस है मेरा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपसे कुछ पूछने के लिए पूछ रहा है। तो ऊपर के 3 ऑप्शंस देखेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक म्यूटेशन है, ये किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, किसी भी वायरस के द्वारा नहीं होता है। किसी भी इंसान को पैदा होने के बाद जो है हीमोफीलिया नहीं हो सकता, पैदा होते ही हीमोफीलिया होगा, है ना। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या, जो वो बंदा है या बंदी है उसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उसके अंदर फॉल्ट है ना। तो जेनेटिक म्यूटेशन मतलब क्या, जेनेटिक जीन लेवल पे म्यूटेशन है ना, डीएनए लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे आई है, वो पेरेंट से आई है ना, खानदानी है ना, वो पेरेंट से आई है, तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। जैसे कि इसके जेनेटिक म्यूटेशन में बहुत सारे बीमारियां आती हैं, जैसे कि अपना हम लोग कह सकते हैं इसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, है ना, जो कि पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल है। टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा, है ना। उसके बाद एक होता है जेकब सिंड्रोम होता है ना, सुपर क्या बोलते हैं उसको, सुपर मेल बोलते हैं उसको, है ना। उसके अंदर सेक्सुअल में एक वाई एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, वो जेकब सिंड्रोम बोलते हैं उसको। एक हो गया टर्नर सिंड्रोम, वेब्ड नेक होता है ना, तो उनमें एक एक्स कम हो जाता है, एक्स ओ उनका कॉम्बिनेशन होता है। ये डिफरेंट टाइप के जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। और एक बहुत फेमस है सिकल सेल एनीमिया। अनीमिया, व्हाट इज अनीमिया, अनीमिया मीन्स व्हाट, कि हीमिया की कमी, हीमिया की कमी इज अनीमिया। व्हाट इज हीमिया, हीमिया मतलब हीम, हीम मतलब क्या, हीमोग्लोबिन का एक पार्ट। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आरबीसी की कमी, मतलब ब्लड की कमी, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर किस में होती है, फीमेल्स में होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उनका ब्लड का लॉस होता है। तो अक्सर अनीमिया की कमी किन के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर में होती है। तो सिकल सेल होने की वजह से अनीमिया, इट इज नोन एज सिकल सेल अनीमिया। दीज बोथ आर एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन और जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, एक जीन में या फिर एक बेस पेयर में कोई अगर दिक्कत आ गई, कुछ एक ऐड हो गया, कुछ डिलीट हो गया, है ना, या फिर कुछ अल्टरेशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल हीमोफीलिया है। इसके अंदर होता क्या है, हीमोफीलिया के अंदर क्या है, हीम का फ्लो होने लगता है बिना रुके, है ना। कोई भी कट लगा, है ना, कोई भी कट लगा, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा भी कट लगा, तो क्लॉटिंग नहीं होती है ना। क्लॉटिंग इज डिलेड, क्लॉटिंग इज वेरी डिलेड। तो इससे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, जो कि रीजन है अक्सर एक्सीडेंट में डेथ्स का। तो ब्लड लॉस हो जाएगा तो ह्यूमन क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत, उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, उनको बस प्रिकॉशन लेना होता है, जो कि अक्सर आदमी ले नहीं पाता है, तो इनकी डेथ बहुत जल्दी होती है। दिस इज हीमोफीलिया, दिस इज जेनेटिक म्यूटेशन। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स, ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, तो ये फीमेल से स्पेसिफिक है ना। तो होता क्या है कि फीमेल का जो फीमेल का जो जेनाइटल होता है, या फिर बोले सेक्सुअल ऑर्गन, वो क्या होता है, ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। और मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। सेक्स ऑर्गन मतलब क्या, सेक्स ऑर्गन मतलब ये कि उनका जो भी डिवाइड करने वाला, या फिर उनका जो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए उनकी जो भी सेल्स बनेंगी, वो जहाँ पे बनती हैं
उसको सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो मेल्स की कहाँ पे बनती हैं? मेल्स का स्पर्म कहाँ पे बनता है? मेल्स का स्पर्म बनता है टेस्टिस में। फीमेल का ओवा या फिर एग सेल कहाँ पे बनता है? ओवरी में। और फीमेल की जो एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ओवा होते हैं एग सेल वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। लिमिटेड एग सेल्स और ओवा आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, दैट इज व्हाई आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ सर्टेन एज दे डिड नॉट प्रोड्यूस ओवा, है ना, दे डिड नॉट प्रोड्यूस एग सेल, दैट इज व्हाई दे कांट गिव बर्थ टू यंग वंस आफ्टर सर्टेन एज, बट मेल्स कैन रिप्रोड्यूस टिल देयर डेथ, है ना, बिकॉज उनका स्पर्म जो है वो लाइफ टाइम बनता रहता है। फीमेल्स पैदा होते ही लिमिटेड एग सेल्स लेके आती हैं जो कि एक साइकिल के द्वारा गुजरता है ना, और फिर वो रिलीज होता है। तो रिलीज होता है तो उस समय क्या होता है, कई सारे चेंजेस आते हैं। कहाँ पे? उनके यूट्रस में। देखिए जैसे ही ओवा निकलता है तो बॉडी ये मानती है कि ये ओवा फर्टिलाइज होगा, है ना, ये ओवा फर्टिलाइज होगा स्पर्म से। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये उनका यूट्रस लाइन होता है। तो जब ये ओवा यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है, ये ओवा निकला यहाँ से, है ना, तो यहाँ से निकला तो ये इसी आस में निकलेगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, ये आया एक स्पर्म और ये हो गया फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे तुरंत बन जाएगा जाइगोट, है ना, 2n डिप्लॉयड हो जाएगा ये, है ना, और ये n। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, तुरंत मूव करेगा यूट्रस में और ये स्टिक हो जाएगा कहाँ पे, यूट्रस लाइनिंग में। तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, तो क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो एम्ब्रियो अब डिवाइड करके एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में या इन्फेंट के रूप में, है ना, बड़ा होगा। तो यूट्रस लाइनिंग में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ यहाँ पे सप्लाई होने लगते हैं ताकि ये बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर पाए, है ना। लेकिन मान लीजिए कि स्पर्म यहाँ पहुँचा नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये ओवा आके यहाँ से चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, है ना, बाहर रिलीज हो जाएगा थ्रू यूरिन, और है ना, सॉरी थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवा रिलीज हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, तो ये रहा अपना ओवरी, है ना, यहाँ से रप्चर होके ये ओवा निकला। तो जब ये रप्चर होके निकलता है तो ये जो बच गया इसको क्या बोलते हैं, ये बाद में क्या बनाएगा, ये बाद में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज प्राइमरी फीमेल हार्मोन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन इज प्राइमरी फीमेल हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरॉन इज प्राइमरी मेल हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन ही है जो फीमेल के अंदर सारी फेमिनिन क्वालिटीज़ को विकसित करता है और उसके बाद यूट्रस को मजबूत करता है और यूट्रस की लाइनिंग को बहुत चौड़ा करता है जब उनका ओव्यूलेशन होता है, ताकि जो जाइगोट बनेगा वो उस पर स्टिक हो सके और बच्चा जो है वहाँ पे बन सके, बड़ा हो सके, इन्फेंट, है ना। तो ये सारी कहानी है। तो जब यहाँ से ओवा निकलता है तो ये जो बच जाता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत करता रहता है इस आस में कि यहाँ पे आके जाइगोट और एम्ब्रियो स्टिक करेगा, है ना। तो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल मतलब क्या, यही जो डेवलप हुआ ओवा निकलते हुए बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम विच रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। एल्गल ब्लूम इज कॉज्ड बाय, एल्गल ब्लूम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी अगर स्टैग्नेंट बॉडी है, जैसे कि पॉन्ड हो गया या फिर आपके घर के आसपास कोई भी जहाँ पे आप लोग वाटर रिलीज करते हैं ना, वहाँ पे जब उसके अंदर ऑर्गेनिक स्टफ्स आने लगते हैं, जैसे कि आपने सीवेज, है ना, किचन का सब कुछ रिलीज कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें आने लगेंगी, तो होगा क्या, होगा ये कि वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो उस ऑर्गेनिक चीज़ को फीड करके और वाटर के अंदर ऑक्सीजन को सक करके अपने आप को डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद इससे क्या होगा, जो और बनेंगे वो और खाएंगे और ऑक्सीजन को सक करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक जो भी उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो डाई कर जाएंगे। सेम हैपन्स विद रेड टाइड्स एंड सिमिलर थिंग हैपन विद एल्गल ब्लूम, बट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। सो एल्गल ब्लूम इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे। बायोलॉजी की ये बहुत खास बात है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये एल्गी नहीं है ना, ये एक मोनेरा है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग अक्सर साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, है ना, साइनोबैक्टीरिया एंड बीजीए। इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा बोथ 1 and 2, है ना, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया एंड बीजीए। ये किसके अंडर में आते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट वन इज वोमिट सेंटर इज लोकेटेड इन स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, थर्मो रेगुलेशन यहाँ पे होता है, ब्रेन के पार्ट्स हैं ये सारे, मतलब लास्ट के। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे कुछ कुछ ड्रग्स के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक हो गया, है ना, ये तो इसमें तो कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो पॉइंट होता है, दिल, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है ना, मैग्नम ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे एक पहली जो अपना इसका क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला बोन होता है उसको एटलस बोलते हैं, है ना, इस शेप में होता है, वो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि मेडुला ऑब्लंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो तुरंत डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपना रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, कि हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, और हमको सांस लेना है अंदर बाहर, ये जो कंट्रोल है वो वहीं पे है, उसका सेंटर वहीं पे प्रेजेंट है ना। अपने दिल को धड़कते रहना है, हम सो रहे हैं तब भी, उठें तब भी, है ना, तो उसका सेंटर भी मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट है, जो कि पार्ट है ब्रेन का, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? बिहाइंड द हेड, यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉमिट सेंटर या फिर नौशिया। हमें जो उल्टी आती है ना, हम कुछ खा लेते हैं, अगर कुछ गलत खा लेते हैं, इवन कुछ टॉक्सिक खा लेते हैं, तो हमें उल्टी हो जाती है। तो ये वॉमिट सेंटर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जिंदा रहने के लिए सारे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लंगेटा में। इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, जब फांसी दी जाती है तो फांसी दी जाती है तो यहाँ पे जो है बांधा जाता है ना, तो जब लटकाया जाता है तो यहाँ पे जोर पड़ता है, जोर पड़ता है तो जो एटलस बोन होती है वो टूटती है सबसे पहले, वो इस शेप में होती है ना। तो जब टूटती है तो डायरेक्ट घुस जाती है मेडुला ऑब्लंगेटा में। जैसे ही वो मेडुला ऑब्लंगेटा में घुसती है तुरंत सडन डेथ हो जाती है। तो ये फांसी का प्रोसेस है, कैसे उसमें डेथ होती है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा उसमें डिस्टर्ब होता है फांसी में, एक बोन होती है वो तुरंत टूटती है जैसे ही जोर पड़ता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा में घुसती है और सडन डेथ हो जाती है। तो वॉमिट सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑल इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड? ब्लड तो सबको पता है लाल लाल होता है, उसके अंदर आरबीसी होती है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का नंबर गिर जाता है, किस में गिर जाता है? डेंगू में गिर जाता है ना, तो डेथ हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? रिकवरी कराना, है ना, क्लॉटिंग कराना, उसमें हेल्प करना। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक अपना एलिमेंट होता है वो कौन होता है? कैल्शियम होता है। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड को हम हमेशा सुनते हैं ऑर्गन है, टिश्यू है, वाटर है, ग्लैंड है। ग्लैंड नहीं है ना। ब्लड इज व्हाट? ब्लड इज टिश्यू, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। ये एक ऐसा टिश्यू है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है ना, ये फ्लूइड के फॉर्म में पूरे बॉडी में घूमता रहता है और चीज़ों को देता और लेता रहता है ना। तो ब्लड तो एक प्राइमरी फ्लूइड है, उसके बाद जो आता है वो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, वो भी एक सर्कुलेशन होता है उसका अंदर से, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, वो कलरलेस होता है। तो ब्लड एंड लिम्फ आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट ब्लड इज व्हाट? ब्लड इज एक्चुअली अ टिश्यू। सैल्मोनेला इज रिलेटेड टू, सो फ्रेंड्स सैल्मोनेला इज रिलेटेड टू, देखिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ये भी पूछता है किसमें किसके लिए होता है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए जो डायग्नोसिस होती है उसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। एक होता है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है ना। एड्स को अगर हमें पता करना है तो एलिसा का यूज़ किया जाता है ना। तो विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड। सैल्मोनेला इज अ बैक्टीरिया, है ना, सैल्मोनेला कॉजेज टाइफॉइड।
सैल्मोनेला टाइफी कॉजेस टाइफॉइड। टाइफॉइड इज कॉज बाय ओरोफिकल रूट, है ना, गलत खाने और गलत पानी पीने से, है ना, इन्फेक्टेड खाना और इन्फेक्टेड पानी पीने से हमें क्या हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, जो कि विडाल टेस्ट से हम पता करते हैं। सैल्मोनेला इज व्हाट, सैल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। टीबी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। टिटनेस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम टिटनी। सो दिस वाज ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटिटिव क्वेश्चंस थे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है CUET या फिर NTA के पेपर्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइंस के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, चाहे वो B.Ed हो, चाहे वो PG हो, चाहे वो UG हो, है ना। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी। दिस वाज ऑल। आई एम अनिरुद्ध दुबे साइनिंग ऑफ।